जाति केवल श्रम का विभाजन नहीं है, ये श्रमिकों का भी विभाजन है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये कथन आज भी कितना प्रासंगिक लगता है ना? खासकर जब हम भारत में ऑनर किलिंग जैसे मुद्दे पर बात कर रहे हों। बिल्कुल, ये एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय है। जी, तो आज हम द हिंदू में प्रकाशित सामग्री के आधार पर इसी मुद्दे की यानी भारत में ऑनर किलिंग की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। ये टॉपिक यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो अहम है ही, पर मुझे लगता है हर जागरूक नागरिक को इसे समझना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे समाज, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जाति व्यवस्था के सवालों से जुड़ा है। सही कहा। हमारा मकसद है इसकी जड़ें समझना, कानूनी पहलू देखना और आगे क्या हो सकता है इस पर बात करना। तो शुरुआत करते हैं, ये ऑनर किलिंग या सम्मान के नाम पर हत्या आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये परिवार या समुदाय के ही कुछ लोगों द्वारा अपने ही किसी सदस्य के खिलाफ की गई हिंसा है, ज्यादातर मामलों में हत्या। और वजह ये मानी जाती है कि उस व्यक्ति ने मतलब पीड़ित ने कथित तौर पर परिवार या समुदाय की इज्जत या सम्मान को ठेस पहुंचाई है। कैसे? जैसे अपनी मर्जी से शादी करके। हाँ, खासकर अगर वो शादी अंतरजातीय हो, मतलब अपनी जाति से बाहर, या फिर सगोत्र हो, यानी एक ही गोत्र या कुल में। ऐसा करके वो तयशुदा सामाजिक नियमों को तोड़ते हैं, ऐसा माना जाता है। और विडंबना ये है कि हमारा संविधान वो तो इस सब के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल, हमारा संविधान तो बहुत स्पष्ट सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 14 है जो समानता की बात करता है, अनुच्छेद 15 है जो किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है, फिर अनुच्छेद 19 है पसंद की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार। जी हाँ, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये सारे मौलिक अधिकार ऐसी किसी भी हिंसा के खिलाफ एक मजबूत ढाल हैं कायदे से तो। और कानूनी तौर पर, मतलब आईपीसी वगैरह में? कानूनी तौर पर भी ऑनर किलिंग को भारतीय दंड संहिता, अब भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या ही माना जाता है। कोई अलग से रियायत नहीं है। और देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954, ये दोनों ही अंतरजातीय विवाहों को कानूनी मान्यता देते हैं। अच्छा, और अदालतों ने भी तो इस पर अपना रुख साफ किया है कई बार। हाँ, कई महत्वपूर्ण मामले रहे हैं, जैसे लता सिंह मामला 2006, फिर शक्ति वाहिनी 2018 और शफीन जहान मामला 2018। इन सब में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने की आज़ादी मौलिक अधिकार है और ऐसे जोड़ों को सुरक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी है। शक्ति वाहिनी मामले में तो शायद कुछ खास निर्देश भी दिए थे कोर्ट ने। जी, शक्ति वाहिनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को खास निर्देश दिए थे, जैसे ऐसे जोड़ों के लिए सुरक्षित घर, सेफ हाउस स्थापित करना, और अगर पुलिस या प्रशासन लापरवाही बरतता है तो उनकी जवाबदेही तय करना। तो मतलब कानून भी है, संविधान भी है, कोर्ट के निर्देश भी हैं, फिर भी जमीन पर ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही? ये सवाल मन में आता है, ऐसा क्यों हो रहा है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इसके पीछे ना बहुत गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं। पहला तो परिवार ही है। परिवार? हाँ, परिवार अक्सर वो पहली कड़ी होता है जहाँ जातिगत नियम, इज्जत, परंपरा, इन सब का दबाव बनाया जाता है। बचपन से ये बातें मन में बिठा दी जाती हैं कि क्या करना है, क्या नहीं, किससे मिलना है, किससे नहीं। और फिर वो खाप पंचायतें वगैरह? बिल्कुल, खाप पंचायतें उत्तर भारत में या कहीं कहीं कट्टा पंचायतें दक्षिण भारत में, ये जो अनौपचारिक संस्थाएं हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। ये अक्सर कानून को ताक पर रखकर अपने फरमान सुना देती हैं, सामाजिक दबाव बनाती हैं। अच्छा, और एक बात जो द हिंदू के विश्लेषण में भी आई थी, वो थोड़ी चौंकाने वाली है कि तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों में, हाँ, ये एक विरोधाभासी स्थिति दिखती है। इन राज्यों में दलित सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता बढ़ी है, शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है, लेकिन वहीं पर अंतरजातीय विवाहों के खिलाफ हिंसा यानी ऑनर किलिंग की घटनाएं भी ज्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। ये कैसे? मतलब प्रगति के साथ हिंसा बढ़ रही है? ऐसा लगता है कि जब सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था और उसके नियमों को चुनौती मिलती है, जब दलित या पिछड़े वर्ग के युवा अपनी पसंद का इस्तेमाल करते हैं, तो समाज का एक प्रभावशाली वर्ग इसे अपनी सत्ता और सम्मान पर हमले की तरह देखता है, और फिर प्रतिक्रिया हिंसक हो जाती है। ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। मतलब सामाजिक बदलाव का एक तरह से उल्टा असर दिख रहा है वहां। जी, और इसके नतीजे बहुत गंभीर हैं। सबसे पहले तो ये सीधे सीधे मानवाधिकारों का उल्लंघन है। अनुच्छेद 19 और 21 में जो स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार मिला है, उस पर सीधा हमला है। और महिलाओं के लिए तो ये और भी बुरा है ना? अक्सर वही निशाना बनती हैं। बिल्कुल, ज्यादातर मामलों में महिलाएं ही शिकार होती हैं, तो ये लैंगिक अन्याय को भी बढ़ाता है।
फिर ये जाति व्यवस्था को खत्म करने के बजाय उससे और मजबूत करता है, लोकतंत्र और कानून के शासन पर सवाल खड़े करता है। और समाज पर इसका क्या असर पड़ता है, खासकर युवाओं पर? युवाओं में एक डर का माहौल बनता है। वो अपनी पसंद जाहिर करने से डरते हैं। इससे सामाजिक प्रगति रुकती है, समाज पीछे जाता है। लेकिन क्या कुछ बदल भी रहा है? जैसे शहरों में हम देखते हैं, युवा शायद अब अपनी व्यक्तिगत जिंदगी, करियर, अपनी पसंद को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। क्या इससे कुछ उम्मीद बनती है? हाँ, ये बदलाव तो दिख रहा है, खासकर शहरी भारत में। शिक्षा, नौकरी, बाहर की दुनिया से संपर्क, इन सब से सोच बदल रही है। युवा अपनी स्वायत्तता, अपनी इंडिविजुअलिटी को लेकर ज्यादा सजग हो रहे हैं। शायद इससे परिवार और जाति का पारंपरिक दबाव कुछ कम हो रहा हो। तो ये एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ये बदलाव इतना मजबूत है कि वो उन गहरी जड़ों को हिला सके जिन पर ये पूरी जाति व्यवस्था और उससे जुड़ी हिंसा टिकी है? सिर्फ कानूनों से या शहरी बदलाव से ये पूरी तरह खत्म होगा, ऐसा कहना मुश्किल है। तो फिर समाधान क्या है? क्या करना होगा? देखिए, एक बहुआयामी नजरिए की जरूरत है। सबसे पहले तो एक सख्त समर्पित राष्ट्रीय कानून की जरूरत है, जो खास तौर पर ऑनर किलिंग को एक अलग गंभीर अपराध के तौर पर परिभाषित करे और सजा दे। अभी वो हत्या के कानून के तहत ही आता है। अच्छा, एक स्पेसिफिक कानून। और भी बहुत कुछ, जैसे गवाहों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि अक्सर परिवार या समुदाय के दबाव में गवाह मुकर जाते हैं। पुलिस और न्यायपालिका यानी जजों को इस मुद्दे पर और संवेदनशील बनाने की जरूरत है। उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बने ताकि इंसाफ जल्दी मिले। और सबसे जरूरी, खासकर ग्रामीण इलाकों में ऐसे जोड़ों के लिए, पीड़ितों के लिए सुरक्षित आश्रय गृहों की संख्या बढ़ानी होगी। ये तो हुए कानूनी और प्रशासनिक कदम, लेकिन समाज के स्तर पर भी तो कुछ करना होगा। बिल्कुल, बिना सामाजिक बदलाव के ये संभव नहीं है। स्कूलों में, पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता, मानवाधिकार, संवैधानिक मूल्यों की शिक्षा देनी होगी। छोटी उम्र से ही बच्चों को सही बात सिखानी होगी। और समुदायों में जागरूकता अभियान चलाने होंगे। नुक्कड़ नाटक, लोक कला, इनके जरिए संदेश पहुंचाया जा सकता है। मीडिया, खासकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल सकारात्मक नैरेटिव बनाने के लिए किया जा सकता है। धर्म गुरुओं, स्थानीय नेताओं को भी साथ लेना होगा। तो मतलब कानूनी सख्ती और सामाजिक जागरूकता दोनों एक साथ चलें, तभी बात बनेगी। जी हाँ, दोनों मोर्चों पर लगातार काम करना होगा। ये एक लंबी लड़ाई है। तो हमने देखा कि ऑनर किलिंग एक बहुत ही उलझी हुई सामाजिक कानूनी समस्या है। इसके पीछे जाति के पूर्वाग्रह हैं, परिवार और समाज का दबाव है, और कहीं ना कहीं कानूनों को लागू करने में भी कमजोरी है। समाधान के लिए हमें कानून सुधार, सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, सब पर एक साथ ध्यान देना होगा। और अंत में एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं कि क्या ये जो बदलती सामाजिक प्राथमिकताएं हैं, शिक्षा है, शहरीकरण है, क्या ये वाकई उन सदियों पुराने सांस्कृतिक और पारिवारिक जड़ों को काट पाएंगी जो जाति व्यवस्था और इस तरह की हिंसा को जिंदा रखे हुए हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर विचार करना जरूरी है। बिल्कुल। अगर आपको द हिंदू पर आधारित हमारा ये विश्लेषण उपयोगी लगा, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बस एक जागरूक नागरिक के तौर पर इसे समझ रहे हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस गंभीर विषय पर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के गहन विश्लेषण के साथ।